हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 3। और अगर आप लेक्चर 1, 2 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक से डायरेक्टली ओपन करके ज़रूर चेक कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टारगेट मिशन के चैनल पर भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो जो प्रावधान है, मतलब जो जो उसमें आर्टिकल्स हैं, जो जो बातें लिखी गई हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है। तो आपको भी पता है कि जैसे एज ए ह्यूमन बॉडी हम लोग जैसे जन्म लेते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ बाहर से हम लोग अपने में अडॉप्ट करते हैं और बहुत सारी ख़राब आदतों को बाहर देखते हैं कि यार ये गलत है, तो उसको निगलेक्ट ख़त्म भी करते हैं। यानी कि हम सोसाइटी से बहुत कुछ लेते भी हैं और सोसाइटी में बहुत कुछ देते भी हैं। तो ये तो इंडिविजुअल की बात हुई। यहाँ पे तो बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ही बड़ा है। तो आपको भी पता है कि इसमें बहुत सारे कंट्री से जो जो बहुत अच्छी बातें हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वेलफेयर के लिए, जो सोसाइटी के लिए है, जनता के लिए, उसको वहाँ से लिया गया है और कुछ मॉडिफाई करके डाला गया है। ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन से कंट्री से कौन से सोर्सेस को लिया गया और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना महान और इतना इनरिच किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस गेन बाय द अदर कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन सबसे जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड है, जो अच्छी बातें हैं, जो हमारे कंट्री के लोगों के लिए भलाई के लिए है, जो वेलफेयर के लिए, उन सबको लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, यानी कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला कि जो हमारे यहाँ इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, तो इस तरह से ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लिया गया है ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ लिया गया है ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ मतलब कि हर कोई रूल के से ना बड़ा है ना छोटा है, यानी कि हर व्यक्ति जो है इंडिया का, वो रूल ऑफ लॉ यानी कि रूल के हिसाब से ही रहेगा। ये नहीं कि अमीर है, गरीब है, छोटा बड़ा, काला गोरा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ यानी कि रूल के आगे सबको सेम रहना है। ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर यानी कि जो भी लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर है, ये भी आपके ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि जैसे कि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, यानी कि स्टेट के लिए अलग और कंट्री के लिए अलग, लेकिन हमारे इंडिया में जो सिटीजनशिप लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम बिहार के हैं तो बिहार का अलग सिटीजनशिप है और इंडिया के हैं तो अलग है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, यानी कि जो आप लोकसभा में स्पीकर देखते हैं उनका भी प्रावधान जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर टेन्यूर ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी कि जो सिविल सर्वेंट का टेन्यूर है, यानी कि टेन्यूर मतलब होता है कि कितने दिन तक ये जॉब है, वो होता है टेन्यूर। ये भी आपका ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए कि जो भी आपकी जो भी इम्पोर्टेंट आपको दिया गया है वो सब कुछ यहाँ पे ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। जुडिशरी सिस्टम फंडामेंटल राइट आर टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो जुडिशरी सिस्टम है, ये भी जो भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी जुडिशरी सिस्टम है, इनको लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, इसको भी लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको एज ए सिटीजन आपको क्या क्या राइट है, आप अपने गवर्नमेंट से क्या क्या राइट है आपके पास, इस तरह से भी ये भी प्रावधान अमेरिकन से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी रेसिड्यूरी पावर, यानी कि देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जब ऐसा टाइम आता है, सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में देखिए, तो आपके स्टेट गवर्नमेंट का मन हो या ना हो, यानी कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का मन है 2 दिन का लॉकडाउन करने का, लेकिन सेंटर को लगता है कि नहीं, ये कोविड बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया कि 10 दिन तक, 1 मंथ बिल्कुल लॉकडाउन रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि स्ट्रॉन्ग है सेंटर और थोड़ा सा पावर स्टेट का कम किया गया है। तो ये जो प्रावधान है वो आपका कनाडा से लिया गया है, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कैसा स्टेट सेंटर का रिलेशन होगा, ये भी आपका प्रावधान
कनाडा से लिया गया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी। आप बताइएगा कौन से पार्ट में डीपीएसपी है। डीपीएसपी में बताया गया है वेलफेयर है कि कैसे सोसाइटी, कैसे जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट होंगे, वो जो कोई भी रूल रेगुलेशन बना रहे हैं अगर जनता के लिए, तो वो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखें और जिससे वेलफेयर सोसाइटी बन सके, लोगों का कल्याण हो सके। तो आपसे एक सवाल है कि जैसे बिहार में अल्कोहल बैंड है, तो बताइएगा कि कौन से, ये किस प्रावधान को लेते हुए बैंड किया गया है? क्योंकि हमारे देश में कोई भी मन से काम नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से काम होता है, रूल रेगुलेशन से काम होता है। ठीक है, फिर देखिए, यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ से? इराइस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यानी कि इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से आपको दो चीज़ याद रखना है, डीपीएसपी लिया गया है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन। फिर देखिए, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, सर्विस विद इन कंट्री आर टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? तीन तरह का लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो देखिए, कंकरेंट लिस्ट का जो प्रावधान है, सिर्फ कंकरेंट लिस्ट, वो लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि ऐसा लॉ, ऐसा रूल जो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं, या जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन। और नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इन कंट्री। यानी कि हम बिहार हैं तो हम केरल में भी जाके ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ का सामान ला के यहाँ बेच सकते हैं। ये सब कुछ जो है फ्री जो है, इस तरह का कॉन्सेप्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविज़न फ्रॉम वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब इमरजेंसी का आप याद रखिए हिटलर, और यहाँ से याद रखिए जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन। 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटी फ्रॉम द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सोवियत यानी कि रशियन, जो पहले 1991 से पहले सोवियत थे, आफ्टर 1991 ब्रेक हुआ, तो वहाँ से लिया गया है 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटी। आपको मालूम होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी, बताइएगा कमेंट में कि कितने होते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। कुछ ड्यूटी हमको भी दिया गया है कि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये ड्यूटी को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे घर को चलाने के लिए भी हमारे पास कुछ ड्यूटी होते हैं, वैसे ही कंट्री में रहने के लिए भी हमारे पास कुछ ड्यूटी हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ फेडरल ज्यूरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा सोर्सेस लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो गवर्नर का, पावर ऑफ फेडरल का, और फिर स्टेट लिस्ट, कंकरेंट स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंस, ये सब कुछ दिया हुआ है आपके 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, और वहीं से लिया गया है सबसे ज़्यादा। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वन लाइनर में इसे याद रखिएगा। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जो घर होता है, घर में आप रूम बदल सकते हैं कि एक रूम की जगह यहाँ पे 2 रूम हो सकता है, यहाँ पे किचन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन आप उसके नींव को नहीं हिला सकते हैं। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आपका कंट्री सेकुलर है तो ये किसी एक रिलीजन का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ एक लैंग्वेज प्रोमिनेंट करे और बाकी कोई लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं हो सकता। बट हाँ, अमेंडमेंट हो सकता है, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत होता है उसको थोड़ा बहुत करके, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 1 है और 1 में कुछ प्रावधान करना है, तो हम आर्टिकल 1 और उसको सब क्लॉज A1, सब क्लॉज 2, इस तरह से हम वहाँ पे ऐड करते हैं और अमेंड करते हैं। सो आपको बताना है कि रिसेंट में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है और वो कितने अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी गया था। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, टारगेट मिशन को। और पीपीयू के हर स्टूडेंट या ग्रेजुएशन के आप कोई और भी स्टूडेंट हो तो उन्हें ज़रूर बताएं टारगेट मिशन के बारे में। और प्लीज़ स्पेशली जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है वो तो ज़रूर ही इस पूरे लेक्चर को देखें,
क्योंकि उनका ऑनर्स में भी इस पेपर को पढ़ना है। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।